हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस। हम लोगों ने अभी तक नाउन से रिलेटेड कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया है। अब आज हम क्लास में क्या सीखने वाले हैं कि नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले बेसिक चीजों को सीखेंगे, इसके बाद हम आपको एडवांस लेवल की क्लासेस देंगे और उस एडवांस के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखते हैं हमारा जो पहला सेट है यानी फर्स्ट, वो किस तरीके का है। इनमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के साथ साथ इसको इंप्रूव भी करना है कि ये कैसे सही होगा। जैसा आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, दिख रहा है सभी को? एक बार बोल दीजिए यस। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुड, थैंक यू सो मच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा सा कंटेंट है। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब दिए गए सेंटेंस को सही करना है। इसका मतलब कि गलत लिखा है, आपको सही करना है। तो आप ये पहला क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है बेटा द टेल ऑफ द टू सिटीज। क्या लिखा हुआ है? द टेल ऑफ द टू सिटीज, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो टेल ऑफ द टू सिटीज है, ये एक्चुअल में है क्या? तो ये है किताब। ये क्या है? किताब। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटरेस्टिंग बुक। ये किताब का नाम है। अगर ये किताब का नाम है तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त पढ़ाया था कि किसी किताब के नाम के बाद हमारा जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। पढ़ाया था, याद आ रहा है? मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कुछ नाउन, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। कुछ नाउन देखने में तुम्हें भले ही प्लूरल लगता हो, लेकिन उसका यूज हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, जिसमें हमने किताब के नाम भी बताए थे। नेम ऑफ द बुक्स, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नेम ऑफ द डिजीज, नेम ऑफ द गेम्स। पढ़ाया था कि नहीं? तो भाई उस हिसाब से ये जो आर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमें किसका यूज करना है? इज का यूज करना है। बात समझ में आ गया? एक बार ये देख लेना, कलर विजिबल है ना? बढ़िया से कलर आपको दिखाई दे रहा है ना? या कोई दूसरा कलर लें? सही चल रहा है? ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में गलती क्या है? कमिटी। तो सबसे पहला चीज आपको ये देखना है बेटा कि ये जो कमिटी लिखा है ये कौन सा नाउन है। तो आपने पढ़ा था कि जो कमिटी होता है ये कलेक्टिव नाउन होता है कि नहीं? अब कलेक्टिव नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब प्लूरल भी हो सकता है कि नहीं? तो कमिटी नाउन, कमिटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, इसके बाद वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल दोनों हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब सिंगुलर कब होगा और वर्ब प्लूरल कब होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आप हमेशा ब्लैंक्स के बाद वाले सेंटेंस को जरूर पढ़ें। अगर ये पूरे कमिटी मिलकर एक डिसीजन ले रही है, सिंगल डिसीजन, तब तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, यानी सभी लोग मिलकर एक डिसीजन ले रहे हैं, तब तो वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। लेकिन अगर कमिटी के आपस में ही मतभेद है, किसी का डिसीजन अलग है, किसी का डिसीजन अलग है, तो आपका जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। अब आप इस क्वेश्चन में बेटा देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, डिवाइडेड। तो डिवाइडेड का मतलब क्या होता है? विभाजन। विभाजन का मतलब जो कमिटी है, जो सदस्य हैं, वो एक दूसरे से सहमत नहीं है। तो सहमत नहीं है तो ये क्या यूज किया है? आर। यहां तक तो बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं, कह रहा है एंड देयर। अब ये जो देयर है, देयर के बाद इसने क्या लिखा है बेटा? इज। एंड देयर इज बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब होता है कड़वापन। एमंग का मतलब होता है के बीच में। किसके बीच में? एमंग द मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में कड़वापन है। तो बताओ यहाँ इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे? तो यहाँ आर आएगा। देयर आर बिटरनेस एमंग द मेंबर्स। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे हर चीज के बारे में आपको पता चलता जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बेटा, कह रहा है कि द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। अब यहाँ पे दो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, याद करिए। कौन सी बातें? एक वर्ड होता है बेटा पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, और एक वर्ड होता है बेटा पीपल्स। पीपल्स का मतलब होता है पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन। पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन। सर ये क्या बताना चाह रहे हैं?
तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके क्वेश्चंस में अलग अलग राष्ट्र के लोगों के बारे में बात करें तब हम पीपल में एस लगाते हैं, लेकिन अगर एक ही राष्ट्र के लोगों के बारे में बात करें तब हम उसमें कभी भी एस नहीं लगाते, क्योंकि ये जो पीपल वर्ड है ये पहले से ही प्लूरल नाउन है। ये पीपल किस तरह का नाउन है बेटा? तो सर ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो क्या हमें एस लगाने की जरूरत है? नहीं। लेकिन कब? जब वो एक ही राष्ट्र के लोगों के बारे में बात करें। जैसे मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला बेटा कि ऑल द पीपल या all the peoples was या were happy। मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, तो क्या यहां अलग अलग लोगों के बारे में कह रहा है? नहीं कह रहा है, ये कह रहा है all the people, सारे लोगों को खुश रहने। तो यहाँ पे all the people होगा ना कि peoples होगा, यहाँ पे were आएगा ना कि was आएगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहां पर लिखा हुआ है ऑफ ऑल द कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज के बारे में कह रहा है, और जब ऑल द कंट्रीज के बारे में कह रहा है तो हमें पीपल में क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में है? अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा द केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो तुम्हें देखने में भले ही वो लगेंगे तुम्हें सिंगुलर, लेकिन उसका यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। याद आ रहा है? जिसमें मैंने आपको केटल पढ़ाया था, पोल्ट्री पढ़ाया था, इन्फेंट्री पढ़ाया था, जेंट्री पढ़ाया था, है ना? तो केटल जो है, केटल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे भेड़ बकरियां जब इकट्ठा होते हैं, ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन होता है, ये प्लूरल होता है। तो ये जब पहले से ही बेटा प्लूरल है तो इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते, एस गलत है। तो इसका आंसर होगा द केटल आर। आप देखो आर लिखा हुआ है, क्यों आर लिखा है भाई? क्योंकि सर ये प्लूरल नाउन है, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो बेटा वर्ब आएगा वो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, इसीलिए आपका आर आंसर आया है। बात समझ में आ गया ये वाला? अब आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सी हैज अ 20 रुपीज नोट। बहुत बढ़िया बात है। देखो बेटा ये जो नोट है, ये नोट या नाउन है, क्या है? नाउन। अगर ये नाउन है तो फिर ये 20 रुपीज, ए 20 रुपीज नोट, यानी ये 20 रुपीज जो लिखा गया है ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ए जो है बेटा ये आर्टिकल है। आपको याद आ रहा होगा तो मैंने पढ़ाया था कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ आए तो ये जो एडजेक्टिव है ये कभी प्लूरल बन ही नहीं सकता है, आप इसको कभी प्लूरल नहीं बना सकते। यानी आपको यहां से क्या हटाना पड़ेगा? एस। आपको लिखना पड़ेगा सी हैज अ 20 रुपी नोट। नोट ए की वजह से है, उसके पास एक 20 रुपए का नोट है। कितने रुपए का? एक 20 रुपए का नोट है, ऐसा कह रहा है। बात समझ में आ गया? ये वाली पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस आपको अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं? हाँ जी, क्लियर है विजेंद्र? ठीक है, नेक्स्ट एग्जिट कर देते हैं। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कैसे बनेगा। चलिए पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि दे बेटा, दे के साथ गो आया है। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। याद रखिएगा समर वेकेशंस नहीं होता, केवल समर वेकेशन होता है। समर वेकेशन होता है ना कि समर वेकेशंस होता है, एस नहीं लगेगा, ठीक है। आगे लिखा है बेटा दिस न्यूज आर फॉल्स। बेटा ये जो न्यूज लिखा गया है ये किस तरह का नाउन है? तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो बेटा इस आर की जगह इज आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अपने बाद वर्ब सिंगुलर फॉर्म में लेता है, और ये दीज का मतलब तो एक से ज्यादा होता है। यहां पे हम दीज की जगह क्या लिखेंगे? दीज। दीज
THESE ये दीज क्या है, ये तो प्लूरल है, और THIS ये सिंगुलर है। तो अगर ये नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो इसे भी सिंगुलर होना पड़ेगा, यानी इसमें दो गलतियां थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा प्लीज। कह रहा है कि सी के बाद गैव, सी गेव मी इंफॉर्मेशन, सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक, उसने मुझे इस बैंक के बारे में सूचना दिया। सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। बेटा ये इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या अनकाउंटेबल नाउन में एस लगता है? सर बिल्कुल नहीं लगता। तो क्या एस लगा है? नहीं लगा है। तो सर ये हमारा बिल्कुल सही है, कोई गलती इसमें नहीं। रवि हैज सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, रवि ने अपने सारे फर्नीचर को बेच दिया। तो अब आप देखिए ये जो फर्नीचर है बेटा ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। अभी अभी बताया कि अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस नहीं लगता, यानी आपका आंसर फर्नीचर होगा ना कि फर्नीचर्स होगा। पॉइंट क्लियर है ये। आगे देखिए कह रहा है आवर एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब होता है हमसे जो बड़े होते हैं, एल्डर्स याद आ रहा है, मेनर नहीं होगा मेनर्स, थैंक नहीं होगा थैंक्स, सराउंडिंग नहीं होगा सराउंडिंग्स, कंग्रेचुलेशन नहीं होगा कंग्रेचुलेशंस। वैसे एल्डर अगर नाउन की पोजीशन पे काम करता है बेटा तो वो एल्डर्स होता है, तो बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि आवर एल्डर्स गिव अस मेनी एडवाइसेस। तो फिर से देखो बेटा ये जो एडवाइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर यहाँ एस नहीं लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले मेनी भी नहीं आता है, क्या आता है? मच आता है। क्या आता है? मच। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा ये बात। हाँ जी, आ रहा है मजा? अगर आ रहा है तो इसे आगे भी बढ़ाइए, यानी लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिए। मच एडवाइस। अच्छा इसको सर हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आवर एल्डर्स गिव अस मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप मेनी की जगह मच लगा दे तो ये तो बेहतरीन है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। मैंने आपको पढ़ाया था कि अनकाउंटेबल नाउन को अगर आपको काउंटेबल बनाना है तो कुछ यूनिट का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ए पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, स्लाइसेस ऑफ। याद आ रहा है मेरे भाई? अच्छी बात है। आगे देखो तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है? हेयर्स। हेयर्स मतलब क्या होता है? हमारे सर के बाल। सर के बाल क्या हम गिन सकते हैं बेटा? नहीं। अगर नहीं गिन सकते हैं तो बेटा कौन सा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में एस लगता है क्या बेटा? नहीं लगता है, तो एस हटा दो। अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसा लगता है बेटा? सिंगुलर। तो आंसर क्या लगाओगे बेटा? इज। क्या बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलिए एग्जिट कर देते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेजॉरिटी इज इन फेवर्स ऑफ दिस प्रपोजल। मेजॉरिटी इज इन फेवर। याद रखना है भैया, ये मेजॉरिटी के बाद आपका जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, 13 नंबर क्वेश्चन है बेटा। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? कमिटी। कमिटी कौन सा नाउन होता है बेटा? कलेक्टिव नाउन, ठीक है? कलेक्टिव नाउन होता है। और कलेक्टिव नाउन के बाद वर्ब कैसा आता है? तो सर सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सर वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके बाद वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। बाद वाले सेंटेंस में क्या लिखा है? यूनानिमस। यूनानिमस मतलब क्या होता है? एकमत होना। अगर एकमत की बात कर रहा है तो बताओ आर की जगह क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल। आगे कह रहा है कि रोहन स्पेक्टिकल।
आप याद करिए स्पेक्टिकल दो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाते वक्त पढ़ाया था बेटा कि एक होता है स्पेक्टिकल और एक होता है बेटा स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल जिसमें एस लगा है इसका मतलब होता है बेटा चश्मे, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है बेटा नजारा, दृश्य बोला जाता है, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स जो होता है बेटा ये प्लूरल नाउन होता है, इनमें जो एस लगा हुआ है इसको आप नहीं हटा सकते, यानी स्पेक्टिकल्स को अगर आप स्पेक्टिकल लिख रहे हैं और वो चश्मा का अगर मीनिंग दे रहा है तो फिर वो गलत लिखा गया है। तो सबसे पहले रोहन स्पेक्टिकल, तो सबसे पहले तो रोहन का स्पेक्टिकल्स, रोहन में एपोस्ट्रोफी एस, और दूसरा स्पेक्टिकल में एस, और तीसरा बेटा ईज की जगह, बात समझ में आ गया। एक एक चीज बताया आपको, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो आपका जो वर्ब आएगा बेटा वो प्लूरल वर्ब होगा। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। आगे क्वेश्चंस में लिखा है बेटा सीनरीज, याद आ रहा है क्या है सर? नाउन है। कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। तो सर ये तो गलत है, आपको अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस यस नहीं लगता। नाउन के बाद क्या है? तो सर ऑफ है। आगे क्या लिखा है? दार्जिलिंग, यानी ये भी नाउन है। याद करिए, नाउन ऑफ नाउन अगर आता है तो बेटा उसके पहले क्या लगाते हैं? द, तब तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। गलत क्या था? सीनरी गलत था, सीनरीज नहीं होता बेटा। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग, कहां का सीनरी? दार्जिलिंग का। बेटा ये आर की जगह क्या लगाओगे? इज लगाएंगे। क्लियर हो गई बातें? गुड, अच्छे कंटेंट है, मतलब पूरे नाउन का आपका क्या हो रहा है? रिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? गुड। आगे क्या रहा है? आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, इस क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। अब मुझे बताओ ये योर बेटा यहां पर किसका काम कर रहा है? तो बोलोगे सर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस एडजेक्टिव के बाद ये जो स्टडी है बेटा ये कौन है? नाउन है। तो स्टडी की जगह क्या लिखना चाहिए? स्टडीज लिखना चाहिए। तो ये क्या हुआ? गलत। मेनर की जगह क्या आएगा? मेनर्स। सराउंडिंग की जगह सराउंडिंग्स। याद आ रहा है? तो ठीक वैसे ही मेरे भाई स्टडी की जगह स्टडीज आ जाए। एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, इसको अपन लास्ट में करेंगे। फिलहाल अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, ये क्वेश्चंस देखिए, तो कह रहा है कि प्लीज गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट द एक्सीडेंट। मुझे सारा इंफॉर्मेशन, सूचना दीजिए एक्सीडेंट के बारे में। तो अब मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चंस को देखते ही तुम बता दोगे कि सर इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, एस को हटा दीजिए, है कि नहीं? बताओ, समझ में आइए। आगे कह रहा है आई हैव मेनी वर्क टू डू। मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। भाई ये जो वर्क लिखा गया है ये अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो आपको मैंने पढ़ाया था कि मेनी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया ये जो मेनी होता है ये संख्या को बताता है। संख्या, मेनी मतलब होता है संख्या में ज्यादा, संख्या में ज्यादा। और जो मच होता है मेरे भाई, मच, इसका मतलब होता है मात्रा में ज्यादा। किस में ज्यादा? मात्रा में ज्यादा, ऐसे होता है। मेनी के बाद जो भी नाउन आता है बेटा वो आपका प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन। लेकिन मच के बाद जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। ये चीजें ध्यान दीजिएगा, है ना? तो वर्क आपको पता होना चाहिए कैसा नाउन है। तो सर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है बेटा तो मच लगाना, मेनी नहीं लगाना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि दे नीड सम कार्डबोर्ड फॉर दिस। ये जो कार्डबोर्ड वर्ड लिखा गया है, कार्डबोर्ड, इसमें एस नहीं आएगा।
क्योंकि ये मटेरियल नाउन होता है, और जो मटेरियल नाउन होता है वो बताओ किस कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में पढ़ाया था आपको मटेरियल नाउन को? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में पढ़ाया था। तो अनकाउंटेबल, जैसे मैं बोलूं A बराबर B, इसका मतलब कि जो काम A करेगा वही काम